प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं राम मेहर मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजी जनता पार्टी, आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की प्लान कर रहा हूँ। मंदिर निर्माण में दान दिया तो टैक्स में छूट, ऐसा कुछ सरकार का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए जो भी दान देंगे उसमें टैक्स में छूट मिलेगी। वीएचपी के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आलोक कुमार जी, उन्होंने अभी हाल में बयान दिया है कि कर्नाटका में 27,500 गाँव का दौरा करेंगे और इस दौरान 90 लाख श्रद्धालुओं से मिलेंगे और उनसे मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ कुछ उनके श्रद्धालु रहेंगे, कुछ मंदिर के ट्रस्टी भी रहेंगे और 10,100 तथा 1,000 के कूपन भी बांटे जाएंगे और जो 2,000 या उससे अधिक चंदा देगा उसको पर्ची दी जाएगी, जिससे कि एटीजी के तहत, सेक्शन एटीजी के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। और इस काम को, इस शुभ काम को 15 जनवरी 2021 यानी मकर संक्रांति के दिन से ये शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक गंभीर सवाल मैं पूछना चाहूँगा सरकार से। जब ये छूट राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए दी जा रही है, तो ये क्या गुरुद्वारे के लिए नहीं दी जा सकती? क्या ये गिरजाघर के लिए नहीं दी जा सकती? क्या ये मस्जिद निर्माण के लिए नहीं दी जा सकती? केवल राम मंदिर के लिए क्यों? ये गंभीर सवाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार किस तरफ इशारा करना चाह रही है। राम मंदिर के लिए चंदे के लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप करिए चंदा, लेकिन गुरुद्वारे, गिरजाघर या मस्जिदों के लिए क्यों नहीं? केवल राम मंदिर के लिए क्यों? उनके लिए भी तो किया जा सकता है। दूसरी बात, क्या ये चंदा सचमुच राम मंदिर के मंदिर निर्माण में यूज होगा या कहीं किसी और गलत जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? या इस पार्टी के बहुत बड़े बड़े प्रचार अभियान चलते हैं चुनाव के दौरान, ये कहीं वहाँ के लिए तो नहीं तैयारी की जा रही है? मुझे इसके अंदर गंभीर कुछ शक नज़र आ रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान में पीएम केयर फंड नाम से एक फंड बनाया गया था, पीएम केयर फंड नाम से। अब उस पीएम केयर फंड से किसकी केयर की गई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज तक उसका कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, उसका कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं अब किस किस की केयर की गई है उस फंड से। बहुत हजारों करोड़ रुपए का चंदा वहां पर आया है, उसका कोई फंड नहीं। किसी ने आरटीआई में मांगने की कोशिश की थी तो मना कर दिया गया, बोला कि नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। क्यों हिसाब नहीं दिया जाएगा? ये फंड जनता से आया है, उद्योग घरानों से या कहीं से आया है, तो इसके लिए क्यों हिसाब नहीं मांगा जाएगा? हिसाब सरकार देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसका मतलब है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कैसे यकीन करें कि राम मंदिर के लिए जो चंदा लिया जा रहा है वो भी राम मंदिर में ही निर्माण में यूज होगा या नहीं? इसका कैसे यकीन करें? क्या गारंटी है सरकार की तरफ से? दूसरा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदे की जरूरत क्यों पड़गी? सरकार के पास तो 3 उद्योग घराने हैं बहुत तगड़े, उन उद्योग घरानों को जो कहोगे वो बना देंगे, वो तो पूरा हिंदुस्तान नया बना सकते हैं। तो राम मंदिर को भी वही बना सकते थे ना। राम मंदिर को बनवाने के लिए उन 3 उद्योग घरानों को क्यों नहीं कहा गया? क्या दिक्कत आ गई? जब देश उनको बेच सकते हो, देश उनके हवाले कर सकते हैं, तो राम मंदिर बनवाने में उनसे क्यों नहीं कहा गया? और दूसरी एक और गंभीर मुझे समझ में नहीं आ रही है, अब ये राम मंदिर निर्माण के लिए सबकी सलाह लेते फिर रहे हैं, सबसे चंदा भी मांग रहे हैं, सबकी सलाह ले रहे हैं। जब देश बेचा तो किसी की भी सलाह नहीं ली। क्या है ये? देश बेचते टाइम भी तो देशवासियों की सलाह ले लेते, भाई ये देश इसी तरीके से ये चीजें बनी हुई हैं और हम इसमें अब ये चीजें बेचने जा रहे हैं। उस टाइम सलाह क्यों नहीं लिया? देश बेचते टाइम तो सलाह ले लेते। और 3 कृषि कानून बनाए, ये कृषि कानून बनाए तब सलाह क्यों नहीं ली? तब भी किसी की सलाह नहीं ली? हाँ, जरूर ली, लेकिन केवल 3 उद्योग घरानों की सलाह ली गई है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, इन 3 परिवारों से, 3 उद्योग घरानों से सलाह ली गई है। क्यों? ये देश क्या इन 3 उद्योग घरानों का है? देश के तो 140 करोड़ लोग हैं, उनसे सलाह लेते, उनसे पूछना चाहिए था कि ये कृषि कानून बनाने जा रहे हैं जिसको सीधा असर होता किसान को, कम से कम उससे पूछ लेते। इन कानूनों का असर केवल किसान को नहीं है, इसका असर 140 करोड़ लोगों को है, लेकिन कम से कम किसान से तो पूछ लेते। वो उनसे पूछने की जरूरत नहीं समझी है। और आज जब वो इसको कैंसिल कराने के लिए, इसको खारिज कराने के लिए देश की राजधानी के चारों तरफ बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कई महीनों से ये ड्रामा चल रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मुझे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसा चंदा इकट्ठा करके देश बेचने की बजाय ऐसा चंदा इकट्ठा करके स्कूल्स नहीं बनाए जा सकते थे, कॉलेजेस नहीं बनाए जा सकते थे, या अस्पताल नहीं बनाए जा सकते थे? सरकार ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया?
ये वर्तमान सरकार केवल लूटने के लिए आई है, केवल देश को बेचने के लिए आई है, देश में बना कुछ भी नहीं रहे। क्या कारण है इसके पीछे? बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। देश की जनता से मैं निवेदन करूंगा, 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार से सवाल कीजिए, सड़कों पर आइए। ये सरकार निकम्मी है, असंवैधानिक है, गैर जिम्मेदार है। ये चुनी हुई सरकार नहीं है। लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार होती है, ये चुनी हुई नहीं है। ये ईवीएम की धांधलेबाजी से आई है। हमें ईवीएम की सरकार नहीं चाहिए। मेरा देशवासियों से निवेदन है, सबसे अपील है 140 करोड़ लोगों से, कृपया सड़क पर आइए, कृपया सड़क पर आइए, सरकार से सवाल कीजिए, इस सारे चंदे का हिसाब लीजिए। दुनिया भर का चंदा और भी कई नामों से लिया गया है, रिजर्व बैंक से भी पैसे लिए गए हैं, नोटबंदी में भी बहुत पता नहीं क्या क्या धांधलेबाजी हुई है। तो मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, इस सरकार से सवाल कीजिए। गंभीर सवाल है ये देश हमारा है, ये देश इनका नहीं है। और इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों से ये देश आज़ाद कराया गया था और आज ये उस देश को लूटने में लगे हुए हैं। इनसे सवाल कीजिए और इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। ये अगर हमने देर कर दी तो देश में कुछ बचेगा नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि और ज्यादा नुकसान हो, और ज्यादा डैमेज हो, किसान भाई हमारे डटे हुए हैं मोर्चों पर और पूरी जनता देश की वो उनके साथ डटे हुए हैं। उनको ये बिलों को कैंसिल करा कर ही रहेंगे। और अब मैं फिर ये देशवासियों से अपील करूंगा, इन्हीं बिलों के खारिज होते होते इसी के साथ ईवीएम को भी खारिज कराइए और इसी के साथ देश को बेचने वालों को बाहर का रास्ता दिखाइए और इनकी औकात इनको बताइए और इन सरकार को उखाड़ के नए चुनाव कराए जाएं बैलेट पेपर से। ये मैं देशवासियों से अपील करता हूं। जन संसद सबसे बड़ी संसद है, संसद जो चुनी हुई है, जिसमें ये बैठते हैं श्रीमान लोग जो असंवैधानिक तरीके से चुन के आए हैं, वो संसद बड़ी नहीं है, जन संसद बड़ी है। जन संसद जो पूरे देश की संसद है और वो इस संसद का निर्माण करती है। तो अब हमें इस जन संसद को इकट्ठा होकर इस सरकार को उखाड़ना होगा, ईवीएम मशीन को उखाड़ना होगा और संवैधानिक तरीके से दोबारा देश में चुनाव कराए जाएं बैलेट पेपर से और गरीब, मजदूर, किसान और जवान वहां चुन करके जाएं जो कि देश की आम जनता का भला कर सकें, पूरे देशवासियों का भला कर सकें। ये मेरी देशवासियों से अपील है। मुझे पूरा भरोसा है आप इसमें मेरे साथ हैं। आप जरूर आप सड़कों पर आएंगे, फौजी जनता पार्टी के साथ मिलेंगे। फौजी जनता पार्टी सैनिकों ने बनाई है, पूरी जनता के साथ मिलकर के, देश की जनता के साथ मिलकर के। आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए, फौजी जनता पार्टी का साथ दीजिए और देश को डूबने से बचाइए। देश का जो संविधान बर्बाद किया जा रहा है, संविधान को खत्म करना किया जा रहा है, उसको बचाइए। देश का बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचाना बहुत जरूरी है, वरना ये देश नहीं बचेगा। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि आप मेरी इस विनती पर अमल कीजिए और कृपया सड़कों पर आइए और इस देश को और संविधान को बचाइए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।